Hello friends, this is your host Vanna. Welcome to another episode of the Weekly Chakal List. आज हम बात करेंगे बीजेपी के कुछ रीसेंट इम्पैक्टफुल डेवलपमेंट्स के बारे में। ये देखने में काफी छोटे लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अन्नामलई को तमिलनाडु बीजेपी चीफ से हटाया गया था। फिर अभी रिसेंटली टी राजा ने भी इस्तीफा दे दिया। तो इसके क्या रीजंस हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है? क्या ये एक कैलकुलेटेड मूव है या ये हाई कमांड कंट्रोल करने की कोशिश है? क्योंकि ऐसे जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज नेता हैं, इनके जो व्यूज हैं वो सेंट्रल नैरेटिव से शायद कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें हटा दिया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसका क्या कारण है? इसका पार्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे पूरे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बीजेपी के पे क्या पड़ेगा? तो आइए इसकी फुल एनालिसिस करते हैं। तो अंकित, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी कुछ दिनों से क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी वोटर्स भी, जो कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, वो उनसे कुछ नाराज भी दिख रहे हैं। जैसे कहा जा रहा था कि ये कैलकुलेटेड मूव्स हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन अभी रिसेंटली जो ये हरकतें हुई हैं, कुछ चीजें, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि पहले अन्नामलई को उन्होंने कुछ महीने पहले, 1 महीने 2 महीने पहले हटाया था, और उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि एआईडीएमके से उनको गठबंधन करना था, जिससे अन्नामलई शायद उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, तो इस वजह से वहां से उनको हटाया गया, उनके बीजेपी चीफ से। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि उनका जो अन्ना द्रमुक की जो पार्टी है, वो बीजेपी से अब उन दोनों के गठबंधन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मदुरई में अभी इवेंट हुआ था, उसमें परिहार और अन्नादुरई का कुछ वीडियो चला दिया था जिसमें उनको बोला गया कि आलोचना की गई है। फिर ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया अन्ना द्रमुक के कि हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या हुई आपको पता है? कि अमित शाह जी ने बोला कि हम जो है यहाँ पर तमिलनाडु में ई पलानिस्वामी और ये इनके अन्ना द्रमुक के नेतृत्व में हम इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर जो भी, अगर बहुमत से ये जीत गई पार्टी, गठबंधन बन गया, तो हमारी सरकार बनेगी बारी बारी से। लेकिन वहां पर अन्नादुरई कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, मतलब गठबंधन वाली सरकार आती है अगर, तो हम तब भी बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, हमारी ही बनेगी। तो इससे तो पता चल रहा है ना कि वो कुछ और कह रहे हैं अमित शाह, ये कुछ और कह रहे हैं। इधर प्रॉब्लम दोनों में है। बेचारे आप, जो एक आपका फायर ब्रांड था एक अन्नामलई, आपने उसको किनारे कर दिया। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि बीच में ऐसी हरकतें क्यों कर रही है ये? देखिए, मुझे इस पे ऐसा लगता है कि बीजेपी को चलाने वाले दो ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, एक सेंट्रल लीडरशिप होती है। बस अब ये कि उनका अपना एक सोचने का तरीका होता है, हर टॉपिक या हर मुद्दे को उनका अपना एक उस पर खुद की एनालिसिस होती है। उनको कुछ ठीक लगता होगा, कुछ बातें नहीं ठीक लगती होंगी, उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि वो डिसीजन लेते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फोकस सिर्फ ये है कि इंडिया डेवलप वाला चीज करे, है ना। तो अब उस पे होता है क्या है कि वो जो रीजनल जो मुद्दे रहते हैं उस पे उनका ध्यान यहाँ पे वहां पे ये नहीं कि बीजेपी कैसे वहां पे गेन करे। ऑब्वियसली उनका प्रेफरेंस होगा कि गेन करे वहां पे एक मतलब कि अच्छा फॉर्मेडेबल फोर्स हो वहां पे। लेकिन उनको ये भी लगता है कि हाँ नहीं ठीक है, पहले सरकार बनाते हैं किसी तरीके से, गठबंधन करके कुछ भी करके, अगर खुद से नहीं बना पा रहे। क्योंकि अब जैसे अन्नामलाई को थोड़ा टाइम तो दिया गया था, ऐसा नहीं कि तुरंत हटा दिया गया, लेकिन उस टाइम में ठीक है वो 0% या एकदम नॉमिनल से वो 11% के वोट लेवल तक लेकर आ गए। बट 11% पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब अगर इस बार भी तीनों लोग अलग अलग लड़ते, कि बीजेपी अलग लड़ती, एआईडीएमके अलग लड़ती और डीएमके अलग लड़ती, तो उस केस में डीएमके के दोबारा फिर से चुनने के बहुत सारे चांसेस थे, जबकि उनके अगेंस्ट बहुत ही बड़ा एंटी इनकम्बेंसी। तो बीजेपी को शायद ये लगा होगा ठीक है अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके पहले जो मेन एनिमी है उसको हटाओ, कि डीएमके हटे, क्योंकि एआईडीएमके से इनका पहले भी गठबंधन रहा है पास में, और उनसे इनकी ट्यूनिंग उतनी गड़बड़ नहीं है। और एआईडीएमके में अभी इतनी कोई स्ट्रांग लीडरशिप भी नहीं है कि जो उस तरीके से रेजिस्ट कर पाए। जैसे वहां पे डीएमके में स्टालिन है, लेकिन एआईडीएमके में ऐसा कोई नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये सोचा गया होगा कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए। और ठीक है, अगर जैसे जैसे सुनने में आ रहा है कि एआईडीएमके ने शर्त रखी थी कि भाई कोलेशन तभी होगा जब आप अन्नामलाई को हटाओगे वहां से, तो वो इनको सेंट्रल उसमें जो भी इनका विंग है उसमें लेके आके और वहां पे किसी और को स्टेट चीफ बना के कि किसी तरीके से एटलीस्ट अलायंस हो जाए इलेक्शन में,
और अच्छा परफॉर्म करे। भाई आप 0 सीट से अच्छा है कि आप कुछ सीट्स लेकर आओ, भले वो चले ठीक है, यहाँ पर आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि एक तरीके से कैलकुलेटेड मूव लग रहा है कि आपने अपनी पार्टी के लिए सोचा और मेन टारगेट था आप वहां पे अपनी सरकार बनाओ। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर, जैसे अन्ना मलिक फायर ब्रांड है बीजेपी के, और काफी लोग पसंद भी करते थे उनको क्योंकि उनकी कम्युनिटी में उनका काफी रुतबा था, काफी इम्पैक्ट था उनका। तो आप ठीक है, आप वहां से आपने बीजेपी चीफ से हटा दिया, ठीक आपने अपने पार्टी के लिए किया, लेकिन आप उसको फिर सेंट्रल में लाके कोई स्ट्रांग पोजीशन बीजेपी में क्यों नहीं देते हैं? जैसे अभी वो जेपी नड्डा को कह रहे हैं कि हम 2 साल से उनका एक्सटेंशन हो रहा है, हटाएंगे। ये जेपी नड्डा का केस तो बहुत ही ज्यादा वैसा है सरप्राइजिंग कि अभी तक उनको उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। ऐसा हो सकता है रिप्लेसमेंट सामने मुझे लगता है कि उसका रीजन ये है कि जेपी नड्डा अपने आप में उनकी कोई ऐसी खास हैसियत नहीं है और वो सिर्फ एक काइंड ऑफ रबर स्टैम्प है कि जो पीछे से बोला जाता है वो वही करते हैं। तो ऐसे में ये शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लिए बेनिफिशियल है कि हाँ ऐसा कोई बंदा बैठे जो उनकी सुने और जो वो कह रहे हैं वही करे। तो इसीलिए शायद रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, वरना बीजेपी में तमाम लोगों की फौज है, आरएसएस से लेकर हर तरीके के लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के रीजनल लीडर्स है, सब कुछ है। तो अगर नड्डा ऐसा कोई बहुत स्पेशल केस तो है नहीं कि बहुत 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 बढ़िया वो रिटायर है या बहुत। अब यहाँ पर क्या एक्सक्यूज है, यहाँ पे कौन सा कैलकुलेटेड मूव? फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप हाई कमांड कंट्रोल वाली चीज आ जाती है कि जहां पर आपके नैरेटिव क्लैश होते हैं कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप साइड कर देते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू वाला मामला लगता है कि उनको शायद ऐसा लगता हो कि भाई कोई बंदा अगर स्ट्रांग आता है, वो उभर के आ रहा होगा और उससे अगर हमारा कोई क्लैश हुआ, क्योंकि वो हमारी लाइन पे हो सकता है ना चले, क्योंकि जो भी बंदा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली कोई रीजनल इन्फ्लुएंसर होगा। तो अब उस रीजन में उसकी अपनी खुद की प्रायोरिटीज होगी और नरेंद्र मोदी अमित शाह कोई रीजन के स्पेसिफिक से नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या चीज है ठीक है। लेकिन ओवरऑल लेकिन उससे भी नुकसान है पार्टी का, रीजनल वाइज अगर आप नहीं सोचोगे। नुकसान सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि आप एक ऐसा टीम काम करते हो, आप गवर्नमेंट चला रहे हो तो कोई एक सिंगल पर्सन गवर्नमेंट नहीं चला रहा। आपकी अगर टीम स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कैसे सारा चीजें डील करोगे? आप जैसे यही मोदी बोलते कि भाई मोदी ये करे कि मोदी वो करे, इलेक्शन में वो कैंपेनिंग करे कि वो बैठ के फॉरेन डिप्लोमेसी करे कि वो इंडिया को जो है डेवलपमेंट में कुछ करे। तो ये सारी चीजें भाई आपसे कौन कह रहा है कि आप पर्सनली करो उसको? जाके आप बंदों को बैठाओ, उनको आप जो है मॉनिटर करो, उनका उनके साथ जो है एक कोलैबोरेशन करके। लेकिन बंदे बैठाने का मतलब है कि फिर उनको सारी चीजें, जैसे भी आपने कहा कि खुद कंट्रोल करना, जब खुद कंट्रोल करोगे तो पर्सनली सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। तो फिर लेकिन ये चीज गलत है ना, क्योंकि आप इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसमें, तमाम तरीके की मतलब इश्यूज हैं और इतने मतलब लॉन्ग मतलब टाइम से जो परसिस्टेंट इश्यूज है, आप उसको सॉर्ट अकेले दम पे नहीं कर सकते। अमित शाह सारी चीजें इंटरनली नहीं ठीक कर सकते और मोदी पूरा सारा चीज वर्ल्ड लेवल पे और इंटरनली दोनों ठीक कर सकता ना। अगर तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप ठीक है, आप मान लो कि एक नॉन स्ट्रॉन्ग फेस भी रखते हो या आप एक प्रोग्राम बनाओ या आप आरएसएस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है बीजेपी पे, आप वो पावर को यूज करो। और ऐसा तो है नहीं कि आप कोई एंटी इंडिया काम करने जा रहे हो कि जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कोई रीजनल लीडर है जो अपने एक मुद्दे उठा रहा है या उसका एक अप्रोच है, तो आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करके कुछ कॉमन मिनिमम पॉइंट पे आप काम कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि नहीं हम कोई रीजनल लीडर को बनने नहीं देंगे क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है, तो फिर तो आप हर जगह भाई नरेंद्र मोदी जाके सीएम तो नहीं बन सकते ना। आप अगर ट्रेंड देखो कि तमिलनाडु में जैसे अन्नामलाई को साइडलाइन कर दिया गया, वो ठीक है, उसका आप जो भी जस्टिफिकेशन दे दो कि हम ये करेंगे वो करेंगे गवर्नमेंट बन जाएगी, वो सब ठीक है। लेकिन अन्नामलाई जो वहां पे काम कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा था, वो चीजें तो अभी फिलहाल के लिए रुक गई। ये चीज अच्छा, ये जैसे मान लिया आपने कहा कि ये कैलकुलेटेड मूव था, उनको गठबंधन बनाना था अन्नामलाई के, सबने भाई उस समय भी काफी बवाल हुआ था उनको लेकर, खत्म। अब ये रिसेंटली टी राजा ने भी जो अपना इस्तीफा दे दिया पार्टी से, वो फायर ब्रांड, वो भी काफी बीजेपी के काफी उनका उसमें बहुत इन्फ्लुएंस था वहां पर तेलंगाना में। अब इसके क्या रीजन थे? देखिए फिर बात तो वही आती है जो लगता है। अब ठीक है, अंदर खाने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन है वो तो यही लगता है कि टी राजा भी वहां पे एक बहुत ही उभरते हुए हिंदुत्ववादी चेहरा थे और बीजेपी के एक बहुत ही कद्दावर मतलब वहाँ पे जिनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, मतलब हैदराबाद में रह के ओवैसी इन सबको बिल्कुल मतलब एकदम बैलेंस पे रखते थे और उनका कोई कुछ ऐसा मतलब उखाड़ नहीं पाया उस तरीके से। तो वो भी एक फेस हो रहे थे। और जैसे अब ये था कि हाँ बीजेपी वहां पे जो भी रिवाइवल होता उसका, तो हो सकता हो कि टी राजा मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो वहां पे बने, फेस होना चाहिए बीजेपी का।
लेकिन फिर वही कि अगर वो फेस हो जाएंगे और जो वो सुनते नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके स्टेटमेंट देखो तो वो एकदम बिल्कुल बेबाक अपना सारे गाली स्टेटमेंट गलौज देते भी हैं। कर देते हैं हाँ, तो सामने मतलब वाले जो वहाँ पे जरूरत होती है उसके हिसाब से वो काम करते हैं, बिना कुछ सोचे कि ये क्या मतलब कि हमको कुछ मर्यादा में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ठीक है, लेकिन यहाँ के आप कैसे लोग से डील करो वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे बाकी लोग कुछ भी बोले और आप चुप बैठ के सुनते रहो, तो ये तो नहीं चलेगा। तो शायद इन लोग को लगता होगा अमित शाह और मोदी जी को कि भाई ये बंदा सुनेगा नहीं, अगर हेड बन जाएगा फिर बाद में फिर प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पहले ही हटा दो। तो वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स करनी है इनको। अगर कोई एक्सट्रीम बोलता है, लेकिन तेलंगाना में ये भी उसने साफ बोला भी है शायद किसी स्पीच पे कि वहां पर ये भाई भाई वाला चीज नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को, और वो लोग वही चाह रहे हैं कि वही टाइप की पॉलिटिक्स करना, अपीजमेंट वाली। उसने बोला है साफ साफ वहां पर, यहाँ पर चले क्योंकि वहां पे बीजेपी का इन्फ्लुएंस है अच्छा खासा। तो सॉफ्ट पॉलिटिक्स आप किस बेस पे वहां पे करना चाह रहे हैं? वहां तो फिर आप तो अपना नुकसान ही कर रहे हो फिर वहां पर। और तो दूसरी बात है कि लोग इतना एक्सट्रीम बोलता है वो अगर, तो लोग तो बाहर से बुलवाना चाहते हैं, लोग बाहर से बुलाते हैं लोग कि आओ हमारी पार्टी में आओ, बोलो जो बोल लेता है ढंग से। तो आप तो और ऐसे बंदों को आप साइडलाइन कर रहे हो। हाँ, तो देखिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजों से उनके दो पर्पस, मोदी और शाह के दो पर्पस सॉल्व होते हैं। पहला चीज कि कोई बंदा ऐसा नहीं उभर के आएगा कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, मतलब कि जैसा ये चाहे वैसा वहां पे चीजें कर सकते हैं अपनी मनमर्जी से। ऐसा नहीं कि इनकी इंटेंशन खराब होगी कि हमको खराब चीजें करनी है, लेकिन अच्छी चीजों में भी कि हाँ अपने हिसाब से कर ले, उसमें कोई किसी तरीके का हर्डल या ब्लॉक करना है। दूसरा एक ये भी लगता है कि जैसे होता है ना कि आप किसी सिचुएशन में आप अपने किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके आपको जो अच्छी चीजें करनी वो आप करते जाओ। अगर आप क्लैशेस ही में इन्वॉल्व रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट में ही फंसे रहोगे, क्या जो है तू मैं चल रही है और फिर वो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे, वो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, पता नहीं ये धरना कर रहे हैं, आप धरना कर रहे हो, ये सब पे भाई आप उसी में इन्वॉल्व रहोगे, जो रियल जो डेवलपमेंट और इस तरीके के जो काम है उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इनके ये दो पर्पज सॉल्व होते हैं इस तरीके की एक्टिविटी से। लेकिन यहाँ पे बात समझ सोचने लिए कि भाई ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी हैं जिनके चेहरे पे एक आम हिंदू वोट दे देता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगली बार ये पीएम कैंडिडेट होंगे। और अगर ये नहीं होंगे तो अमित शाह का भी अपना इतना कैलिबर नहीं है कि वो पीएम फेस बन के और इसी लेवल की विक्ट्री लेकर आ जाए, क्योंकि उनका मतलब स्टेचर नरेंद्र मोदी जैसा नहीं है। तो फिर अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? जो रहेगा तो उसको आप अभी से ग्रूम क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हो? और फिर अब जैसे कोई स्टेट लेवल की बात आती है, मान ली कहीं पे भी किसी भी स्टेट का आप ले लो, तो वहां पे अगर आप रीजनल लीडर को डेवलप ही नहीं करोगे तो लीड कौन करेगा? आज की डेट में जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट में है, अब जैसे यूपी का था, ठीक है, अमित शाह ने मोदी ने उसमें बहुत मेहनत करी होगी 2017 के इलेक्शन के पहले, लेकिन उस समय जो लग रहा था कि इलेक्शन के बाद बीजेपी का जो सीएम बनेगा वो शायद केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, वही हर जगह से लीड करते हुए दिख रहे थे ऑन ग्राउंड यूपी में। हाँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इन्होंने उनको पीछे करके और जो है योगी जी को बना दिया है। ये इनका लक है, हिंदुओं का लक है कि योगी जी ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया कि अब वो मोदी जी की टक्कर के मतलब लीडर हो चुके हैं। और मतलब अखिलेश और मायावती ये सब किनारे हो गए कि अब वो मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि अब क्योंकि योगी जी भी किसी की नहीं सुनते हैं, अब इतना इन्फ्लुएंस है कि वो उनको हटा नहीं सकते। और ऐसा जैसे रूमर्स भी थे कि ये आपके इस बार इलेक्शन में जो यूपी में खराब परफॉर्मेंस हुआ, तो उसमें भी यही था कि शायद इन लोगों ने वो कंट्रोल करके भाई योगी हटे पहले यहाँ से, बाकी हम रिगेन कर लेंगे। लेकिन ये कि अब योगी जी का ऐसा जलवा है कि वो हटे ही नहीं और बीजेपी खुद ही हर जगह बाकी स्टेट में भी कम हो गई, तो इनको मतलब थकार के बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। ही नहीं करेगा यूपी में, अगर उन्होंने योगी चेहरा हटा दिया तो कोई वहां पर फिर बीजेपी का तो। लेकिन वही कि मतलब वो जैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से शायद सोचते हुए लगते हैं कि मोदी और शाह कि भाई पहले कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज हटाओ, कंट्रोल वाला बंदा होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे यूपी के इलेक्शन के बाद जब से ये योगी जी का काफी इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ा, पार्टी एज अ पार्टी लीडर काफी, अब तो उनको पीएम कैंडिडेट भी लोग मानने लग गए नेक्स्ट, तो उसके बाद से बीजेपी सतर्क हुई है सारे? नहीं, उसके पहले भी मतलब क्या आप बाकी स्टेट में देखो, जैसे राजस्थान में कि वसुंधरा राजे जो वहाँ का फेस हुआ करती थी, वो अभी साइडलाइन हो गई, वहां पे अननोन टाइप के फेस का वो सीएम बना दिया गया। फिर एमपी में शिवराज सिंह चौहान थे जो आपके मतलब स्टार परफॉर्मर थे, लगातार उन्होंने 3-3 बार वो सीएम बने, उनको साइडलाइन कर दिया गया, अब वो कोई और बने हुए हैं वहां पे। फिर महाराष्ट्र में फडनवीस थे जो आपका फेस थे, तो फडनवीस को हटा के वो जय शिंदे को बना दिया, फिर ठीक है वो वापस उनको लगा कि भाई इससे तो और कमजोर होता जा रहा है, तो फिर उनको वापस लेके आए। फिर कर्नाटका में अगर आप याद करो कि येदुरप्पा थे जो वहाँ के लिंगायत कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग होल्ड फेस थे, तो
उनको ना मतलब हटा दिया, साइडलाइन कर दिया गया, उन्होंने अपने लड़के के लिए जो थोड़ा सा मतलब कि पुश किया, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी कर्नाटका में भी हालात इनकी इतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन वैसे ही है मामला। हाँ, तो तब से बीजेपी आई भी नहीं है। अभी खैर अभी इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन में तो ये लोग हार गए, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, मतलब फुल मेजोरिटी नहीं आई। तो मतलब कहीं ना कहीं आप उसको भी मान सकते हो, वो एक पॉइंट हाँ, हो वो सकता भी एक है। फिर हारने का। अब जैसे बंगाल तो वाला आपने चीज आप है, पैर कुल्हाड़ी मारना ही हुआ ना ये तो। बिल्कुल। अब एक सबसे बड़ा जैसे लगता है मुझे, पता नहीं बाकी लोग का क्या सोचना है, लेकिन बंगाल में भी आप देखो कि आप 3 बार से ममता बनर्जी जैसे एक लीडर से लड़ रहे हो कि जो बहुत ही एग्रेसिव है, और वो बिना कुछ जो मतलब लिहाज किए हुए उसको जो करना हो वो मुस्लिम अपीसमेंट के लिए करती है। तो उससे लड़ने के लिए आपने क्या फेस वहां पे खड़ा किया? आप 3 टर्म से आपके पास कोई फेस नहीं, कोई लीडर नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले, शायद पिछले इलेक्शन पहले की बात है, कि सौरभ गांगुली से इन लोग का डिस्कशन चल रहा था बीजेपी वालों का, और बाद में वो बात नहीं बनी। ये भी तो कहा जाता है कि सौरभ गांगुली से ने को बात भी नहीं बनी, और वो उसका बीसीसीआई का प्रेसिडेंट के लिए फिर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया बीजेपी ने, फिर वहां से क्लैशेस शुरू हो गए, क्योंकि शायद वो भी ऐसा बंदा है कि जल्दी किसी की सुनता वगैरह, चीजें कंट्रोल कम है। सौरभ गांगुली तो ऐसा इमेज है कि जब वो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे तो वो अपनी मनमर्जी की चीजें करते थे। अब ठीक है, उन्होंने पूरा स्ट्रॉन्ग उसका बिल्डअप किया, तो अब अगर आप सोचिए कि जैसे बात नहीं बनी, तो क्या बात नहीं बनी होगी? अब ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई मिनिस्टर बनाने की बात हो रही होगी, शायद सौरभ गांगुली की डिमांड रही होगी भाई हमको सीएम फेस बनाओ तो हम आएंगे। अब लेकिन इनको लगा होगा भैया ये सीएम फेस बन गया, अगर सीएम बन गया गलती से तो हमारी सुनेंगे ही नहीं, तो हमारी तो चलेगी नहीं। हाँ, और उनका वहां पे मतलब बहुत ही अच्छी इमेज है बंगाल में, मतलब वो एकदम हीरो है। अब उनके पास तो फिर बैठे बैठाए फेस है, जब आपका इन्फ्लुएंस है, हीरो है, तो फिर आप तो वही की को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो बन जाएंगे तो भाई इनकी सुनेंगे नहीं, पर आगे चल के मतलब वो एक तरीके से कंपटीटर भी हो जाएंगे कि हाँ मतलब नेशनल लेवल पे लीड करने के लिए, तो पहले ही उसको रास्ते से हटा दो या आने ही ना दो, आने ही मत, मौका ही नहीं देना। फिर आप दिल्ली वाला भी देखो, जैसे कि ये 2-2 बार केजरीवाल मतलब उसको फ्री रन मिला, कोई लीडर ही नहीं, एकदम लल्लू पंजू टाइप के लोगों को वहां पे बिठाया जा रहा था कि जिसके जीतने की कोई चांसेस ही नहीं थे। हाँ। अभी भी प्रवेश वर्मा ने लड़के केजरीवाल को खुद डायरेक्ट हराया, और प्रवेश वर्मा एक तरीके से फेस से सबको लग रहा था कि वही सीएम बनेंगे। दिल्ली का तो मुझे समझ नहीं अब दिल्ली का बहुत ही गलत चीज जो उन्होंने करी है, मुझे समझ नहीं है तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, ये हर जगह हो रहा है। अब मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे लाके रेखा गुप्ता को बैठा दिया गया कि ठीक है वो लीडर कैसे भी हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो एक परसेप्शन था कि आम पब्लिक को ये लग रहा था कि इसने डायरेक्ट हराया केजरीवाल को और यही सीएम बनने चाहिए, उन्होंने काफी मेहनत भी करी थी, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। अब वो केजरीवाल को हराना छोटी बात नहीं थी, तो बहुत बड़ी बात थी कि मतलब उसका तो स्ट्रांग होल्ड था पूरा। अब आज की डेट में पता नहीं प्रवेश वर्मा कितने कमिटेड होंगे, आगे वो कैसा करेंगे, क्या सिचुएशन होगी। मतलब आपस में इंटरनल इतने इनके क्लैशेस हैं कि अगर किसी कार्यकर्ता से पूछ लो या किसी सीनियर लीडर से जो चांसेस नहीं देते पूछ लो, तो शायद वो दुखी ही होगा कि भाई चांस नहीं मिलता, अगर मौका हमें दूसरी पार्टी मिलेगा तो हम निकल लेंगे यहाँ से। मुझे अब ऐसा कुछ लोगों में ऐसे फील, और इसने तो बोली दिया टी राजा ने कि ना ये ग्राउंड वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स, सीनियर लीडर्स की सुनते नहीं। कई बार उसको बीजेपी चीफ के लिए नॉमिनेशन के लिए 10 लोग के साइन लगते हैं, वो गया वहां पर सेंट्रल में जो भी इनका जो ऑथराइज्ड होता है, और वहां पर कह रहे कि हमारे जो लोग थे वो उनको डरा धमका के भगा देते थे कि आप ना करिए। उसने लिखा, स्टेटमेंट दिया उसने तो, और फिर क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड है हम इनको नहीं बनाएंगे टी राजा को, तो वही की तो बोला कि मेरा दम घुटता है इस पार्टी में, तो फिर मैं पार्टी में हूँ, आइडियोलॉजी मेरी नहीं गई है, लेकिन मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या पता अपनी आप नई पार्टी खड़ी कर लो और या किसी और पार्टी में मौका मिले चले जाओ, पता नहीं इनका क्या नाटक है। अभी जयशंकर जी का भी कुछ सुनने में आ रहा है, पता नहीं कितना सच है क्या है, लेकिन पता नहीं अभी तो उसके बारे में कुछ आएगा तब तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे जो बीजेपी का मूव है वो एकदम कांग्रेस जैसा होता रहा जा रहा है। जैसे कांग्रेस में या बाकी पार्टियों में भी है कि भाई वन मैन आर्मी, जो लीडर सेंट्रल लीडरशिप जो चाहेगी वही होगा, बाकी सबसे आप कितने बड़े नेता हो, आप कुछ भी हो, उसका कोई आपके लिए स्कोप नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो यही चीज यहाँ पे भी होता जा रहा है, बाकी लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई रीजनल लीडर उभर के नहीं आ पा रहा है। और मुझे लगता है वहां पे तेलंगाना के हिंदू से जाके बात कर लो तो मतलब वो इसको एज हीरो देखते हैं, आप उसको हटा के एकदम किनारे कर दिया बिल्कुल, अब वो पार्टी छोड़ के चला गया। लेकिन वो उस बंदे का ऐसा इमेज है कि वो अपने दम पे इलेक्शन जीतता है और इतना दम रखता है कि दूसरे को भी जिता सकता है। लेकिन बात यही है ना कि वो उसका इन्फ्लुएंस एरिया पूरे
स्टेट लेवल का नहीं होगा ना भाई, अपनी कंस्टिट्यूंसी पे जीत सकता है, 2-4 आसपास वाली जिता लेगा, लेकिन वो स्टेट लेवल की पार्टी में रहकर एक काम करना और एक आप उसको हटा के एक आइडियोलॉजी फॉलो करके अलग करना, वो स्क्रैच से शुरू करना। भाई हो सकता है कि वो हिंदू कॉज के मारे आपके लिए नुकसान वाला काम ना करे, लेकिन एटलीस्ट फायदे वाला काम तो वो बिल्कुल ही स्टेप बैक कर जाएगा। भाई जो बंदा खुलेआम अगर रिजाइन कर रहा है इतने सालों से काम करने के बाद, तो आप ये समझ लो कि वो अपनी पॉलिटिकल इमेज के लिए या पार्टी के लिए, उससे पैसों के लिए या किसी भी फायदे के लिए वो काम नहीं कर रहा, शायद वो वाकई में उस चीज के लिए कमिटेड है। ऐसे लोगों को आप हटा रहे हो। और दूसरी बात है, चलो आप हटा भी रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी रीजन से कि भाई आपको कंट्रोल करना है दूसरा बंदा, लेकिन फिर आप उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दो अपने सेंट्रल में या कुछ ऐसा। अब ये नहीं कह सकते कि सबको आप सेंट्रली में बैठा लोगे, लेकिन एक दो लीडर्स ऐसे हैं बहुत अच्छे जो आप बेकार में अपने सेंट्रल में बैठा ले हुए हो, जिनको आप उनको हटा के ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? यंग लीडर्स की भी कमी है वहां पे, सब ऐसे सीनियर वैसे एक पुरानी आइडियोलॉजी लेके बैठे हुए हैं। आप मौका दो ना लोगों को वहां पर। फिर वही है ना कि मौका देंगे, अगर वो बंदे ने परफॉर्म कर दिया फिर आगे क्या, इनके लिए खतरा हो जाता है, दोनों के लिए। फिर वो अमित शाह की वो जो सीट है वो अब ऐसा ही लगता है कि आप कुछ अभी आप ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान वाला भी हम बात कर रहे थे, अब उसमें देख लो उन्होंने क्या किया, करदीप ने फजीहत कर दी, जबरदस्ती की चीजें, मतलब कि अब एक्सक्यूज आ रहे हैं, वो अगर ऐसा एक्सक्यूज भी दे रहे कि वो जिस रूल के तहत या जिस उस पे इन्होंने बैन लगाया था डिजिटल वाला, तो उसका कुछ वो ऐसा रहता है कि 60 या 69 डेज के बाद वो ऑटो मतलब कि जो डिजिटल यूट्यूब चैनल से या ऐसे साइट से जो कंटेंट थे उस पे बैन लगा था। हाँ, कि मतलब अच्छा, ये पाकिस्तान सपोर्टेड इनका कंटेंट रहता है इसलिए। हाँ, अभी जब ये सब अटैक तो अब वो अचानक से सारे ऑन एयर हो गए वापस। अच्छा। तो इस पे काफी हल्ला मच रहा है, फजीहत भी हो चुकी है, लेकिन एक एक्सक्यूज आ रहा, पता नहीं कि कितना वैलिड है, कि जिस कानून के तहत वो बैन लगाया गया था वो उसमें मतलब उसका टाइम कुछ सेट है 60 या 69 डेज का, उसके बाद वो अपने आप बैन हट जाता है। लेकिन अगर ऐसा था तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था। पहली बात तो आपसे किसी ने कहा नहीं था बैन लगाने का, आपने लगाया था आगे बढ़ के, अच्छा मूव था, लोगों ने उसका सपोर्ट किया। अब आप हटा दे रहे हो उसको। मान लिया अगर अपने तरीके से या अपने आप वो मतलब कि रिन्यू होके वो बैन हट गया, तो आपने ऐसे लॉ के तहत क्यों नहीं लगाया जिसमें वो परमानेंट बैन होना चाहिए था? या अगर नहीं भी था तो आप बना देते, इस चीज पे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं था कि पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हो जाता कि भाई आप जो है परमानेंट कैसे बैन लगा सकते हो। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं या तो केयरलेस हो कि आपने उचित ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे कंट्रीज हैं, चाइना करता है, दुबई में व्हाट्सएप नहीं अलाउड है। अरे तो मतलब अगर चाहो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप बस एक्सक्यूज देने बैठ जाते हो कि 69 डेज का 70 डेज का। मैं सोचे कि इस वॉर में भी ठीक है हमारा बहुत नुकसान नहीं हुआ इंडिया का, लेकिन काफी पैसा भी लगा और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई। कुछ क्या हुई? अब वो सोचे कि जो लोग जिसने अपनी जान दी है तो उसके घर में या उसकी फैमिली में कैसी फीलिंग आ रही हो कि यार तुमने तो चैनल ही उनके वापस इनेबल कर दिए। इतना जोरों शोरों से और ऑपरेशन सिंदूर चलाओगे, टाइगर आया, लायन आया, उसके बाद में पता चला बिल्ली भी निकलती है। जय मास्टर स्ट्रोक और पता नहीं फलाना स्ट्रोक कौन सा स्ट्रोक वो मारते रहते हैं, और उनको बस यहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिल गया, घाना का मिल गया, यूएई का मिल गया, फोटो खिंचा ली, वहाँ टैंक पे चढ़ के फोटो खिंचा ली, यही सब उनका लगा रहता है। करो वो सब भी करो, प्यार ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंटली चीज भी तो होती है ना कि भाई आम धारणा क्या। मुझे पक्का विश्वास है कि अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बना के या कुछ कहीं ना कहीं से कुछ लाके वो जो ट्रीटी पे रोक लगाई वो खुल जाएगा वापस, धीरे धीरे वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से शुरुआत तो हो ही गई। ये हो गया तो उसमें भी होगा। हो सकता है कि भाई थोड़ा सा अकल आए कि नहीं बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ है तो हो सकता है इसको वापस से बंद करें और वो पानी वाला ना खोले। लेकिन पक्की बात है, मतलब जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से ये आप मान के चलिए आज नहीं तो कल ये पानी वाला खोलेंगे ही खोलेंगे। हाँ, लग रहा है उसे। और ये महाराष्ट्र में भी फडणवीस वाला भी तो आपने देखा कि लैंग्वेज वाले पे वो पहले कुछ बोल देंगे फिर वो वापस लेंगे। मतलब समझ में नहीं आता कि इनका क्या है, आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पर आपको बेसिक चीजें थी कि आप वहां पर इंग्लिश, मराठी, इंग्लिश और हिंदी था। अब आप जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दबाव में आके मतलब हिंदी वापस ले रहे हो, वहां से हिंदी नहीं पढ़ेंगे बच्चे। आप सोचिए कैसे लोग के दबाव में आ रहे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिनकी आज की डेट में महाराष्ट्र में क्या हैसियत है भाई, 2, 4, 5 सीटें वाले हैं, आप उनके सामने कैसे डर रहे हो? डर रहे हो यार? महाराष्ट्र ये सारे अपने इंडिया के पार्ट हैं,
हिंदी आप हटा रहे हो, इंग्लिश हटा लो तो भी समझ में आता नहीं। आप ये सोचो कि आपके द्वारा रूल्ड किए स्टेट में अगर इस तरीके की हरकतें हो रही है, फिर अगर मान ली कर्नाटका में या तमिलनाडु में ऐसी चीजें होती, आप उस चीज को कैसे क्रिटिसाइज करोगे? और जो आपको डिफेंड कर रहे हैं, आपके सपोर्टर जो बोलते हैं नहीं भाई हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, हर जगह उसको अलाउ होना चाहिए, तो वो आप किस मुंह से जाओगे उस चीज को अपोज करने के लिए? वो तो कहेगा भैया तुम भी तो यही कर रहे हो, तो तुम हमको कैसे बोल सकते हो? साउथ में आप अभी जो बोल रहे थे वो इमेज खराब आपकी, वहां पर हिंदी आप बोल ही नहीं सकते। हर चीज में आप मतलब कि अब मतलब हर चीज में अपने कदम वापस ले लेते। पहले दिखाएंगे हम बहुत शेर है, फिर पता लगा वो बिल्ली बन के चले जाते हैं। अब वहां किसान आंदोलन था, आप मतलब 2 साल तक उनको बिठा के रखे रहे, पूरा रास्ता जाम रहा, दुनिया भर के बवाल कटे, फिर आपने कानून भी वापस ले लिया, सब फजीयत हुई। अभी वही सेम किसान पंजाब में बवाल कर रहे हैं और केजरीवाल ने देखिए डंडा लेके पूरा पीट दिया। वो देखिए जैसे कांवड़ यात्रा वाला था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सबने बोला कि नहीं किसी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है ढाबा वालों को। इस बार कांवड़ यात्रा चल रही है, योगी जी ने निकाल दिया फिर से रूल कि बताना पड़ेगा पूरा डिटेल, और नहीं किया तो 2 लाख का जुर्माना। सही, और वो नहीं सुन रहे, वो उस चीज पे वापस नहीं जा रहे। ये लोग पता नहीं क्या मतलब कौन सी दुनिया में जीते कि इनको अपने सपोर्टर्स की कोई वो नहीं, कदर नहीं है। अपने जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं सेकेंड लाइन की, उसकी कोई कदर नहीं है। और सेंटिमेंट्स क्या है जेनरिक परसेप्शन में, उसका भी कोई कदर नहीं। यार ऐसे लोग मिलते नहीं है, लोग बाहर से बुलवाते हैं कि भाई तुम बोलो, पैसा दे के बुलवाते हैं कि भाई तुम इतना काम हो, तो लोग आदमी अपने आप से वो तुम्हारे लिए हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, बैठे बैठाए तुम्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं और तुम्हें उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि तुम साइडलाइन कर रहे हो, तो आदमी फिर धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगती हैं। जैसे आप मेरे से पर्सनली पूछे कि ठीक है हम भी कभी मतलब बहुत अपने फ्रेंड सर्किल में और पता नहीं किस किस से लड़ जाते थे इनके लिए, मतलब इतनी बहस हो जाती थी अच्छी खासी। अरे आज भी हो जाती है, आज भी हो जाती है, लेकिन अब ऐसी किसी भी बहस में मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो खुद ही कहता हूँ कि अरे ये तो धोखेबाज है, ये तो धोखा दे रहे, मतलब कुछ नहीं करेंगे इनसे, तो किसी भी तरीके की उम्मीद रखने के लिए मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। नहीं तो सबसे बड़ी बात है, पहले आदमी के पास क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए और ये बोलने के लिए कुछ, अगर आप बोलोगे तो सामने वाला 10 बता ये तुम्हारे मोदी जी ने किया है, ये क्या आंसर है हमारे पास? तो वही है कि अब जैसे मैं अगर मान ली कि ठीक है इनके अगेंस्ट नहीं बोलता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ, लेकिन एटलीस्ट इनके फेवर में तो अब नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी उसको ये कहीं से भी मीट नहीं कर रहे हैं। आप इंडिया के लिए कर रहे हो ठीक अच्छी बात है, वो तो आपका ड्यूटी है, वो तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन जिसने आपको वोट देके वहां पे बिठाया आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते? सही बात है, अब आगे जाके तो हिंदू वाला वोट घर बैठ जाएगा। यही होता है, फिर ये दोष देंगे कि हाँ तुम वोट देने नहीं निकले और इतनी सीटें कम हो गई। भैया ऐसे करोगे तो काहे के लिए आएगा कोई वोट देने? ठीक है नुकसान होता हो, जब वैसे भी हो ही रहा, बंगाल में लोग मर ही रहे हैं, तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए वहां पे, तो भाई जब मरना ही है तो फिर हम तुम्हारा जो है बैठ के डिफेंड करते हुए हम क्यों मरे? अपने लिए मर लेंगे फिर हम। धीरे धीरे चीजें वही बैक ट्रैक जैसे कांग्रेस सरकार में हो रही थी वही तो आपके सरकार में भी हो रही है। आदमी उम्मीद ही नहीं रख रहा, जो थी वो तो अगर पूरी वही है कि लिटरली मतलब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि ये कोई वैसी अच्छी चीज करेंगे हिंदू कॉज के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। फ्रेंड्स ये जनरल परसेप्शन है कि बीजेपी सरकार को ऐसा लगता है कि स्टेट लेवल की लीडरशिप या सेकेंड लाइन लीडरशिप को उभरने का मौका नहीं दे रही है और ये चीजें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात यह है कि अगर स्टेट लेवल पे पार्टी नहीं जीतेगी तो आप सेंट्रल लेवल तक कब तक की आप अपनी सरकार बनाए रखोगे या कब तक जीतोगे? तो आगे चलकर ये चीजें पार्टी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के